बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं आपके साथ आपका मेज़बान फरहान खान। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है और वो तमाम हमारे व्यूअर्स जो इस वक्त हमें देख रहे हैं उनके लिए ख़ास तौर पे जो आप सब जैसे कि जानते हैं कि सोशल मीडिया पे आजकल एक बहुत बड़ा इशू, एक बहुत बड़ा केस जो एक बहुत ही मारूफ प्राइवेट स्कूल की जानिब से, जो टीचर्स की जानिब से हरासमेंट का आप लोगों की नज़र से गुजर रहा है। इंतहाई अफसोसनाक बात है, उस्ताद जिसको मुअल्लिम कहा गया है, उस्ताद जिसने माशरे की तरबियत करनी होती है, उस्ताद जिस जिस जिससे जिसने माशरों को तख्लीक करना होता है, अगर उस उस्ताद के ऐसे रवैये सोसाइटी में सामने आए तो बड़ा अफसोस भी होता है, दुख भी होता है। लेकिन इसकी वजह क्या है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों होता है, ये जानने की बड़ी ज़रूरत है कि आखिर क्यों है। हमारे साथ इस वक्त हमें ज्वाइन किया है आज डॉक्टर ताहिरा रुबाब। आप कंसल्टेंट, क्लिनिकल कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं। ताहिरा, वेरी वार्म वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप कैसी हैं फरहान? आप? मैं जी ठीक बिल्कुल हूँ, ठीक ठाक, खैरियत से। अच्छा ताहिरा, आज जो हम जिस टॉपिक को आज डिस्कस करने जा रहे हैं, अब नॉर्मली होता ये है कि हम अवॉइड करते हैं हरासमेंट के हवाले से बात करें, बैड एंड गुड टच के हवाले से बात करें, अपने बच्चों को ये समझाएं कि क्या बुरा है क्या अच्छा। हम अवॉइड करते हैं, नहीं बच्चे हैं उनसे ये बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब प्राइवेट स्कूल, क्योंकि प्राइवेट स्कूल था और बच्चे थोड़े से कॉन्फिडेंट थे, ब्लंट थे, वो फ्रंट लाइन पे आके उन्होंने एक्सपोज किया टीचर्स को। क्या कहेंगी आपको इस तरह के मुआशरे के जो रवैये हैं इसके ऊपर, और कितना इम्पोर्टेंट है बच्चों को ट्रीट करना? बेसिकली सबसे पहली बात जो है, हमें ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि ये नौबत आई ही क्यों है कि जहाँ पे इस तरह के एक्सपोज जो है अपने आप को किया जाए। तो सोसाइटी में कुछ सेट चीज़ें हमें फरहान नज़र आती हैं जो कि इन्फोर्स हुई हैं, जो कि लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया हुआ है। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि लोग एक दूसरे को ऑब्लाइज करते हैं, लोग एक दूसरे को थ्रेट करते हैं अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल करते हुए। और समटाइम्स ऐसा होता है कि लोग जो हैं वो, उनको पता चल जाता है कि इस बंदे की टीसी करेंगे, इस बंदे के साथ इस तरह से ट्रीट करेंगे तो ये किस तरह से हमारी चीज़ों को जो है वो कर रहा होगा। और हमें खास तौर पे स्टूडेंट्स भी अगर कई दफ़ा देखें तो इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं कि कुछ टीचर्स को बहुत ज़्यादा जो है प्रेज कर रहे होते हैं, एडमायर कर रहे होते हैं, उनके साथ अपने पर्सनल ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इस स्टेज के ऊपर आगे मैं ये खास तौर पे ये बात कहूंगी कि बेशक ये सारी चीजें हो रही होती हैं और वो तभी होती हैं जब टीचर की तरफ से इस तरह का कोई रवैया सामने आ रहा होता है। ये नहीं होता कि टीचर जो स्टूडेंट जो उसको पहले से पता चल जाता है कि जी ये टीचर इस तरह का है। ओवर द टाइम जब स्टूडेंट्स ऑब्जर्व कर लेते हैं इस चीज को कि कौन सा टीचर जो है उसको कौन सी चीज पसंद आती है, कौन से टीचर के साथ किस तरह से बात करनी होती है, कौन से टीचर को प्रेज करना पसंद है, कौन से टीचर को घर कुछ गिफ्ट दे के आना पसंद है, गुड बुक्स पे आपने कैसे रहना है। सो फिर स्टूडेंट उसी चीज को मैनिपुलेट करते हुए उस टीचर के साथ अपना रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करता है। और उसमें कोई भी चीज आ सकती है क्योंकि बच्चा तो स्टूडेंट है, उसको एक तो अप्रोप्रिएट गाइडेंस टीचर्स की तरफ से उस तरह नहीं मिल पा रही, और थोड़ा दूसरा उसको एनवायरनमेंट भी उस तरह का मिल रहा है जिसमें चीजों को मैनिपुलेट किया जा सकता है। सो इसलिए समटाइम्स स्टूडेंट जो हैं वो अपनी बाउंड्रीज को भी वायलेट कर जाते हैं कि उनकी बाउंड्रीज अपने टीचर्स के साथ क्या है, और इसी तरह से समटाइम्स टीचर्स अपनी बाउंड्रीज को वायलेट कर जाते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ कि उनकी बाउंड्रीज क्या है। एट द एंड ऑफ द डे जो एक चीज सामने नजर आती है कि चाहे स्टूडेंट अपनी बाउंड्री वायलेट कर रहा है, चाहे टीचर अपनी बाउंड्री वायलेट कर रहा है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की आती है कि उसने स्टूडेंट को भी बताना है कि उसकी बाउंड्री क्या है और उसने अपनी बाउंड्री में भी रहना है। सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। ताहिरा, आप जब बाउंड्रीज की बात करती हैं तो जब एक स्टूडेंट या एक बच्चा जो होता है, नॉर्मली यू आर राइट, बोथ केसेस में ऐसा होता है। एक बच्चा जो होता है वो इतना मेंटली मैच्योर नहीं होता है एज कम्पेयर टू टीचर जिसने जिंदगी की बहुत सी दहाइयां देखी होती हैं। तो इसका मतलब है कि हम स्पेसिफिक टीचर की बात नहीं कर रहे हैं, हम सोसाइटी के रवैयों की बात करेंगे। ऐसे लोग, ऐसा माइंड सेट जो हरास करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, फिर उसके बाद अपनी जो ख्वाहिशात हैं उनको पूरा करने के लिए कुछ भी करते हैं। अच्छा, ये माइंडसेट जो है, इस माइंडसेट को या इस तरह के लोग, ये लोग तो मैच्योर होते हैं, इनको तो पता होता है अगर बच्चा अपनी
पर्सनल इंटरेस्ट के लिए या अपने नंबर्स के लिए, किसी चीज के लिए या किसी भी बात के लिए, या अपनी नादानी के अंदर उनके कुर्बत हासिल कर रहा है, तो मेरे ख्याल में जिम्मेदारी उन रवैयों की नहीं है जो इस तरह के काम करते हैं। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। एग्जैक्टली यू आर पिनिंग पॉइंट द राइट थिंग कि ये एक्चुअली गलती उन्हीं रवैयों की ही है जो रीइंफोर्स हुए हुए सोसाइटी में। बेसिकली देखें, अगर आप ये देखो कि जिस तरह से अक्सर हमारे यहाँ पे ये चीजें लोगों के अंदर मिसकंसेप्शंस जो डेवलप हुए हुए हैं कि जी लड़कियों को टीचर्स नंबर ज्यादा दे देते हैं क्योंकि उनको ख्याल करते हैं। फिर समटाइम्स लड़कियां लोग कहते हैं कि जी अपनी बाउंड्रीज को वायलेट भी करती हैं। इसी तरह से लड़कों के बारे में कि उनकी फीमेल टीचर्स जो है उनको ज्यादा नंबर दे देती हैं क्योंकि वो जरा ऑपोजिट जेंडर के साथ वो बाइस्ड रवैया उनका थोड़ा सा आता है और वो पसंद वाली चीज भी पसंद ज्यादा उन स्टूडेंट्स को किया जाता है। सवाल मैं यहाँ पे यही उठाना चाह रही हूँ कि अगर कोई बंदा जो है अगर ऑब्लाइज ही नहीं कर रहा, यानी अगर टीचर ऑब्लाइज नहीं कर रहा इन रवैयों को, तो वो रवैये तो रीइंफोर्स ही नहीं होंगे ना। स्टूडेंट एक दफा ट्राई करेगा, 2 दफा ट्राई करेगा, अगर टीचर उन रवैयों को रिस्पॉन्स ही नहीं देगा तो चौथी दफा वो रवैया रिपीट नहीं हो सकता। जब टीचर उस रवैये को रिस्पॉन्स करेगा और फिर स्टूडेंट को पता चल जाएगा कि ये रिस्पॉन्स आ रहा है, चाहे वो छोटा सा रिस्पॉन्स हो, तो फिर इसका मतलब है कि रवैया रीइंफोर्स हो रहा है। स्टूडेंट ने आज एक चीज की है, कल वो दूसरी चीज करेगा। सो इसीलिए मैं ये बात कह रही हूँ कि चाहे स्टूडेंट की तरफ से बाउंड्रीज को वायलेट किया जा रहा है, चाहे टीचर्स की तरफ से बाउंड्रीज को वायलेट किया जा रहा है, इन एनी केस ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की है कि उसने स्टूडेंट को सिखाना है कि तुम्हारी बाउंड्रीज क्या है, तुम्हारा दायरा कार क्या है, तुम्हारा ताल्लुक मेरे साथ क्या है। और अगर टीचर अपनी बाउंड्रीज वायलेट करता है तो उसने भी खुद को खुद कंट्रोल करना है कि उसका रोल क्या है। वो एज अपने स्टूडेंट के लिए वो एक रोल मॉडल है, वो अपने स्टूडेंट को गाइड करने के लिए, ना कि उसको वो सारी गलत चीजें सिखाने के लिए जो कि हम देख रहे हैं कि बहुत सारी जगहों पे प्रैक्टिस की जाती है, बहुत सारी जगहों पे। सो आंसरेबल है। एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज जो है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसको मैं कहूंगा कि पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान एक गैप, बैड फील और गुड फील का एहसास ना दिलवाना, ये कह देना कि बस ये बच्चा है अभी इसको नहीं बताना, किन लोगों से अवॉइड करना है, किससे कितने डिस्टेंस के साथ मिलना है, कितने डिफरेंस के साथ मिलना है। अगर बच्चा अवॉइड कर रहा है या बच्चे के मिजाज बदल रहा है या बच्चे के अंदर कोई चेंजिंग नजर आ रही है, इसको फील करना, तो ये पेरेंट्स को किस तरह गाइड किया जा सकता है या बताया जा सकता है हर सोसाइटी के हर 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 पहलू में मैं ये बात कर रहा हूँ। बेसिकली फरहान, मैं समझती हूँ कि हमारे इस वक्त का जो टाइम है ना, हमारा पैराडाइम शिफ्ट का है। हमें ये निकल के सोचना पड़ेगा कि वो जो पुरानी पेरेंटिंग थी ना, हमारे जमाने में हमारे पेरेंट्स ने जिस तरह की हमारी तरबियत की थी, पेरेंटिंग का स्टाइल खास तौर पे जो था, जहाँ पे हम ये समझते थे कि आंखें नीची रख के जो बात करना वो एहतराम में आता है, हमें उन चीजों को कबूल करना पड़ेगा कि अब दौर बदल गया है, इस दौर की डिमांड्स बदल गई हैं, एक्चुअली इस दौर की नीड्स और हैं। बेसिक वही है, वैल्यूज वही है जो पहले हमारे पेरेंट्स ने सिखाई हैं, मगर उसके साथ साथ कुछ एडिशनल चीजें भी हमने अपने बच्चों को सिखानी है। ये बीइंग पेरेंट्स हमारी जिम्मेदारी है। अब बेसिकली पेरेंट्स जो है ना, वो इस चीज की अहमियत को नहीं समझते कि उनको पेरेंट्स बनना सीखना पड़ेगा, कि वो किस तरह से बेहतर तौर पे अपने बच्चे को एक तो बेहतर पेरेंटिंग दे सकते हैं, दूसरा वो किस तरह से अपने बच्चे को सेल्फ इक्विप कर सकते हैं, यानी इतना एम्पावर कर सकते हैं कि वो अपने लिए सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, वो अपनी हिफाजत भी कर सके, अपने कॉन्फिडेंस को भी मेंटेन कर सके, अपने राइट के लिए भी बात कर सके और जो गलत हो रहा है उसको रोक भी सके। ये एक्चुअली मैं कहती हूँ जहाँ पे सेक्सुअल हेरेसमेंट आती है वहां पे स्टेट की जिम्मेदारी तो आती है, सोसाइटी की जिम्मेदारी भी आती है। ये दोनों बहुत अहम ऐसे पिलर्स हैं जिनकी जिम्मेदारी आती है, मगर जो पिलर सबसे अहम है वो पेरेंट्स है। आप पेरेंट्स जो मर्जी कह लें, अगर आपने अपने बच्चे को ये नहीं सिखाया कि जी गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, किस तरह से क्या चीजें करनी है, आपने किस तरह से कैसे किसी से बात करनी है, किसी की गोद में नहीं बैठना, अगर कोई गोद में बिठाए जबरदस्ती आपको किस करे तो आपने उसको मना कैसे करना है, ये बुरी बात है। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आपने उसको ना कैसे करनी है। अगर आपने ये बातें सिखाई नहीं है, बच्चा कल को एक्सप्लॉइट हो रहा है, या बच्चा जो है, आपको पता है समटाइम्स ऐसा भी होना शुरू हो जाता है जब बच्चा एक्सप्लॉइट होना शुरू हो जाता है। ये ह्यूमन नेचर की अभी मैं इस वक्त बात करने लगी हूँ। जब बच्चा जो है वो सेक्सुअल टच को एक्सपोज हो जाता है,
यानी सेक्सुअल ओरिएंटेशन कोई और उसकी इनडायरेक्टली करवा देता है, उसको टच करके, और उसको प्लेजर उससे मिलना शुरू हो जाता है। तो उस सूरत हाल में समटाइम्स ऐसा भी होता है कि बच्चा जानबूझ के फिर इस तरह की एक्टिविटीज में जाना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो एक्सपोज हो चुका हुआ इस तरह की चीजों में। अब यहाँ पे इस स्टेज के ऊपर जाके बच्चे को ये नहीं पता उसके साथ हो क्या रहा है, वो कर क्या रहा है, ये उसको बिल्कुल शाउर नहीं है, मगर क्योंकि वो प्लेजर वाली चीज जो है वो तो उसके साथ, उसकी बर्थ के साथ ही चल रही है ना। सेक्सुअलिटी, अनफॉर्चुनेटली हम ये समझते हैं कि बच्चे की सेक्सुअलिटी जो है ना जी, वो उसकी बलूगत के बाद शुरू होती है। फॉर गॉड से 1.5 साल का बच्चा जो होता है ना, अपनी जेनेटेलियाज को यानी अपने प्राइवेट पार्ट्स को टच करता है अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए, अपने आप को जानने के लिए, और अपने आप को प्लेजर वहां से देता है। सेक्सुअलिटी इंसान की उसके साथ ही पैदा हो जाती है। हम ये कहीं भूल जाते हैं कि जी ये बच्चे के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम उसको टाइम टू टाइम छोटे छोटे मैसेजेस, क्लियर मैसेजेस जो उसकी सेफ्टी कर सकते हैं, वो हम उसको दे सकें और उसको एम्पावर कर सकें। अब बहुत सारे पेरेंट्स जी, मैं खुद देखती हूँ कि पेरेंट्स आके इस तरह का सवाल करते हैं, बच्चा 13 साल का हो गया, उसको अब एजुकेट कैसे करें। यानी वो 13 साल का हो गया, आपने अभी तक उसको यही नहीं बताया कि उसकी हर एज और स्टेज के ऊपर उसके साथ क्या क्या चेंजेस आएंगे। और अब आप 13 साल के ऊपर जाके जब वो बलूगत में अपना पहला स्टेप रख रहा है, आपको ये फिक्र पड़ रही है कि आपने इसके साथ बात कैसे करनी है, आप इसको इसकी बलूगत की जो चेंजेस आई हैं उसके बारे में कैसे एजुकेट करेंगे, आप इसको अपनी सेल्फ जो उसकी सेल्फ केयर है, ये सेल्फ प्रोटेक्शन है, उसके बारे में कैसे बताएंगे। 13 साल पहले क्या हुआ पता नहीं, वो कितनी दफा एक्सप्लॉइट हो चुका हुआ है। आप पेरेंट्स नहीं बॉदर करते इन चीजों को। सो मैं ये समझती हूँ कि पेरेंट्स किसी और बंदे को इस बात का इल्जाम देने से पहले सबसे पहले अपनी तरफ फिंगर पॉइंट करें कि उन्होंने नहीं एजुकेट किया, एक्चुअली उनकी जिम्मेदारी थी, दे वर द फेलियर्स, कि वो अपने बच्चे को हिफाजत नहीं दे सके, उसको सेल्फ एम्पावर नहीं कर सके कि वो अपनी हिफाजत कर सकता। सो एक चीज इसमें समझती हूँ कि पेरेंट्स को ये खुद सीखने की जरूरत है कि वो अच्छे पेरेंट्स, बेहतर पेरेंट्स कैसे बन सकते हैं, और वो लव्स, वो कम्युनिकेशन क्या होगी जो अपने बच्चे के साथ करें कि उसका, उनका और बच्चे का ताल्लुक एक बहुत ही फ्रेंडली ताल्लुक बन सके, और कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बहुत ही मुनासिब तरीके से, मुनासिब लफ्ज इस्तेमाल करते हुए बच्चे को दे सके। असल में तो माँ बाप अपनी शर्म से खुद ही नहीं बाहर आते। अच्छा, माँ बाप की गाइडेंस की, उनकी ट्रीट की भी बहुत जरूरत है। उसामा हमारे एक व्यूअर है जो इस सवाल भी उन्होंने पूछा है कि जी क्या अवेयरनेस के लिए पेरेंट्स को बच्चों के किड्स के लिए जो सेक्सुअल हरासमेंट है या हरास किसी भी सूरत की हरासमेंट है, वीडियोस कौन सी हेल्प आउट कर सकती है, किस तरह माँ बाप अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं, किस तरह बच्चों के साथ इस गैप को खत्म कर सकते हैं, ये इसके बारे में बताइए कुछ। बेसिकली फरहान मैं ये बात कहूंगी कि पेरेंट्स, आप देखो जब पेरेंट्स जो है ना स्कूल बच्चे का सिलेक्ट करते हैं ना, हजारों स्कूल देखते हैं कौन सा स्कूल मेरे बच्चे को बड़ा सूट करेगा, कौन से बच्चे में स्कूल में मेरा बच्चा जो हाई फाई इंग्लिश बोलेगा। कभी कोई पेरेंट्स ये नहीं जाके देखते कि मेरे बच्चे को इस स्कूल में ट्रेनिंग कैसी दी जाएगी, मेरे बच्चे की पर्सनैलिटी के ऊपर किस तरह की ट्रेनिंग होगी इसकी, मेरे बच्चे को जो है इसकी मेंटल ग्रोथ किस तरह की होगी। ये किसी भी पेरेंट्स की कोई प्रेफरेंस नहीं होती। कभी कोई पेरेंट जाके ये नहीं पूछता कि आपके स्कूल में कोई साइकोलॉजिस्ट बैठा है, कोई काउंसलर बैठा हुआ है, किसी माँ बाप ने ये कभी नहीं सोचना। सो मैं ये समझती हूँ कि जब आप अपने बच्चे के लिए ये चीजें पूछ रहे होते हैं या ऑब्जर्व कर रहे होते हैं स्कूल्स के बारे में कि जी स्कूल की ग्रेडिंग कैसी है, इसकी रेपुटेशन कैसी है, लोग इसको कितना अच्छा समझते हैं, कितना महंगा स्कूल है, वहां पे प्लीज ये चांदे एलिमेंट्स जो है वो आप स्कूल से, पेरेंट्स का हक है कि वो स्कूल से डिमांड करें कि जी हमारे बच्चे के लिए इस स्कूल में बकायदा तौर पे जो है वो काउंसलर होना चाहिए जो इसकी पर्सनैलिटी बिल्डिंग को फोकस कर सके, इसकी ज़हनी सेहत को फोकस कर सके और इसको एजुकेट कर सके। एंड उस स्कूल की जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि वो पेरेंट्स को बुला के उनको भी एजुकेट करें और फिर बच्चे को भी उसके साथ साथ एजुकेट करें। ये जब पेरेंट्स डिमांड करेंगे तो ही स्कूल ये चेंज लेके आएंगे। जब पेरेंट्स डिमांड ही नहीं करते तो स्कूल्स को इतना ज्यादा खर्चा उठाने की या इतनी एक्स्ट्रा एप्स लगाने की क्या जरूरत है। द अदर डे मुझे खुद याद है कि मैं क्योंकि खुद स्कूल्स के साथ काम करती हूँ, मैं वहाँ पे पेरेंट्स को ट्रेनिंग भी देती हूँ, स्टूडेंट्स को भी ट्रेनिंग देती हूँ। तो मैंने एक स्कूल को जो है ना मैंने विजिट किया, तो मैंने उनसे पूछा कि आपके यहाँ पे किस तरह से आप लोग बच्चों को एजुकेट करते हैं, उनके ट्रॉमास को कैसे डील करते हैं, उनको एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन के बारे में किस तरह से आप उसको बताते हैं, पेरेंट्स के साथ उनका अलायंस कैसे करवाते हैं।
उन्होंने कहा कि इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। एक बहुत ही हाई फाई स्कूल का ये कहना था कि इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। हमें पेरेंट्स जो इस चीज को समझते ही नहीं है कि उनके बच्चे को इस चीज की जो है जरूरत है, या उसकी इमोशनल और सेक्सुअल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जब पेरेंट्स को लगता ही नहीं कि ये इंपॉर्टेंट, तो स्कूल्स तो कभी ये चीजें नहीं करेंगे। डिमांड करें स्कूल्स के साथ, और जहां कहीं आपको नजर आता है कि कोई, जैसे आज हम लोग ऑनलाइन सेशन करें, बहुत सारे ऑनलाइन सेशंस मैं खुद करवाती हूँ, बहुत सारे और लोग करवाते हैं, टाइम टू टाइम उनको विजिट करें। साहिल एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी कुछ वीडियोस पड़ी हुई हैं उर्दू में ही, उन्होंने अपनी एनिमेशन तैयार की हुई है जो बच्चों की प्रोटेक्शन के ऊपर बनी हुई है। उन एनिमेशंस को जो है वो देखा जा सकता है। और अनफॉर्चुनेटली मैं तो समझती हूँ कि हमारा मीडिया भी इस बारे में बड़ा ही पुअर है, उसको शायद ये नजर नहीं आता कि हमारी कितनी बड़ी जरूरत है। हमारा मीडिया, जो आप और मैं जैसे हम रिस्पॉन्सिबल लोग हैं इस सोसाइटी के, तो हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम इस चीज को बहुत ज्यादा कॉमन करें लोगों में, कि एटलीस्ट आप, क्योंकि बेसिकली बात तो ये है ना कि कोई भी बंदा एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन की बात तो तब करेगा जब उसको लगेगा कि ये चीज अहम है, इसकी मेरे बच्चे को जरूरत है, और एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन लेना कोई गुनाह नहीं है, तो फिर ही आप अप्रोच कर पाते हैं ना उसको। जब आप ये समझें कि एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन तो बच्चे को खराबी की तरफ लेके जाती है, उसको गुनाह की तरफ उकसाती है, ये जरूरी नहीं है मेरे बच्चे को तो समझ ही नहीं आती कि चीजें क्या होती हैं, बच्चों को ऐसी बातें हम बता देंगे तो बेहया हो जाएंगे। जब आपके अपने दिमाग में ये कीड़ा है तो आप अपने बच्चे के लिए इस चीज की जरूरत को कैसे अहमियत देंगे? सबसे पहले असल में बड़ा ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम तारा, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर बच्चा विक्टिम बन जाता है तो उसका फ्यूचर, उसकी जिंदगी सारी तबाह बर्बाद हो जाती है। उसके जहन में, लाशऊर में वो वाकयात हमेशा के लिए रह जाते हैं जो उसके बचपन में उसके साथ हुए होते हैं। अच्छा, ये बात तो होगी। आज मैं एक स्टेटमेंट सुन रहा था, हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर पंजाब है, वो फरमा रहे थे कि हर दूसरा स्कूल में ये बच्चे जो है ना सेक्सुअल विक्टिम बन रहे हैं, हरासमेंट का शिकार हुई है। यानी कि एजुकेशन सिस्टम के जो हेड्स हैं उनको पता है ये बात हो रही है, बट दे डोंट वांट टू इम्प्लीमेंट सिस्टम्स, काउंसलर्स बच्चों के ट्रीटमेंट के लिए। आई थिंक दे आर नॉट सीरियस। और आप ये देख लें कि हमारा 60% 70% जो हमारे रूरल एरिया हैं वहाँ पे क्या हाल होगा। यहाँ पे तो हम बात कर रहे हैं, एक हाई फाई स्कूल की बच्ची फ्रंट लाइन पे बच्चे आ गए, टीचर्स ने एक्सपोज कर दिया, तो वहाँ पे क्या हो रहा था? ये बड़ा अलार्मिंग चीज है। You are absolutely right about this। बहुत सारे टाइम पे इवन टीचर्स का पता होता है कि ये बंदा स्टूडेंट को एक्सप्लॉइट करता है, मगर लोग उसके बारे में आवाज नहीं उठाते। सब जो है ना, वो जिसको कहते हैं ना भांग पी के सोए हुए लोग, कोई होश नहीं सोए अपने के जी हमें ये चीजें करनी है। और बेसिकली रूरल एरियाज में तो आप सोच ही नहीं सकते। अब मैं तो शायद फरहान, में आप, क्योंकि मैं सेक्सुअल अब्यूज को डील करती हूँ, मैं एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन की बात करती हूँ, मैं ट्रेनिंग्स करवाती हूँ लोगों की। अब मैं आपको ये काउंट नहीं कर सकती कि ओवर द 10 years ऑफ माय ओन एक्सपीरियंस शायद मैंने हार्डली कोई बंदा ऐसा देखा होगा जिसने ये कहा होगा कि वो सेक्सुअली हैरेस नहीं हुआ, वो सेक्सुअली एक्सप्लॉइट नहीं हुआ, मर्द या औरत। तो इतना बड़ा नंबर है ना, शायद हमें ये सवाल करने की जरूरत है कि तुम बचे कैसे हुए हो। इतना बड़ा नंबर है सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन का, हम बात नहीं करते। हमें लगता है कि सिर्फ आपका रेप हो गया ना, आप सेक्सुअली किसी के साथ इंटीमेट हो गए तो ही हमारा सेक्सुअल रेप होता है, उसी को ही हम सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन कहते हैं। जबकि ये सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन सिर्फ ये नहीं है। सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन तो आपके प्राइवेट पार्ट्स को, कपड़े पहने हुए लोग आपको ऐसे नजर देख रहे होते हैं जैसे आप नंगे खड़े हैं, तो उन सारी चीजों से कि लोग आपको घूरते कैसे हैं, ये भी हैरेसमेंट में आता है। इसी तरह से कई दफा जब लोग आपको अनड्यूली टच करने की कोशिश करते हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट में आता है। इसी तरह से जब लोग आपको गंदी न्यूड पिक्चर्स भेजते हैं, गंदे मैसेजेस भेजते हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट में आता है। ये लोग कौन किसको बताएगा कि भाई बच्चों में जब इस चीज से प्लेजर सीख करना शुरू हो गया, उसको मजा आना शुरू हो गया, तो वो क्यों आपको बताएगा कि मैं एक्सप्लॉइट हो रहा हूँ, मुझे हैरेसमेंट हो रही है? क्योंकि आपने उसको पहले नहीं एजुकेट किया हुआ कि बेटा ये तुम्हारी एक्सप्लॉइटेशन है, इस तरफ नहीं जाना। और एट द सेम टाइम मैं एक और फैक्ट आपके साथ शेयर करूंगी। एक तो ये बात कि मैंने आज तक कोई बंदा नहीं देखा, शायद शाज़ो नादर चंद लोग होंगे जिन्होंने ये रिपोर्ट किया होगा कि ना वो कभी एक्सप्लॉइट हुए, ना वो कभी हैरेस हुए। एट द सेम टाइम एक बहुत बड़ा नंबर मेरे पास ऐसी फीमेल्स का आता है
जिनके बारे में अब बात ये है कि हम सेक्स एजुकेशन नहीं प्रमोट कर रहे, हमें लगता है कि ये गंद है, ये गुनाह है, जबकि एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन हमारा मजहब हमें रीइंफोर्स करता है। लोग जब कुरान को नहीं पढ़ेंगे, जब उनको समझ ही नहीं आएगी कि कुरान एक्चुअली बात क्या कर रहा है, तो फिर आप तो कुछ भी अपनी तरफ से कह सकते हैं ना कि ये बात है। पहले 10 पारों में औरत के जितने भी अगर आप पढ़ें कि क्या क्या चेंजेस 9 मंथ्स माँ के पेट में आती हैं बच्चे को, इसी तरह से जब औरत बलूगत में जाती है तो हैज क्या चीज होती है, पीरियड्स क्या होते हैं, कितने दिन रहते हैं, पाक कैसे होना चाहिए, ये सारा कुछ कुरान आपका बताता है। ये कोई ट्रांसलेशन नहीं बताती है, कुरान की आयात बताती है आपको। हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए दूसरे के साथ, ये भी कुरान बताता है आपको। जब आपने इस चीज को समझा नहीं, इसको होल्ड नहीं किया, तो फिर आप दूसरों के कहने के ऊपर तो आप कहते रहेंगे कि ये हराम है, ये गलत है, तो फिर आप एक्सप्लॉइट होने के लिए भी तैयार हो जाए ना, जब तक आपने चीजों को समझना नहीं। मैं तो ये समझती हूँ कि दुनिया में इस्लाम वाहिद एक ऐसा रिलीजन है जो कि एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन की तालीम देता है। आप देखें कि जब बच्चा 7 साल का होता है, उसको सेपरेट अपनी माँ से सुलाने का हुक्म दे दिया जाता है। वो क्यों होता है भला? हम नहीं समझते इन चीजों को। तो फिर जब हमने समझा नहीं है तो हम फिर क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं? हम जब आंखें बंद करके जो हमें जो बताएगा हम उसको ही बिलीव करके बैठ जाएंगे, तो फिर मैं कहती हूँ एक्सप्लॉइटेशन तो इससे भी ऊपर जाएगी, बहुत सारी चीजें इससे भी गलत होंगी। और ऑन द अदर हैंड मैंने एक और चीज ऑब्जर्व ये की है कि पेरेंट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया कि वो अपने बच्चों को जी सारी तालीमात दें। उनको आला से आला इंग्लिश आनी चाहिए, उनको फ्रेंच लैंग्वेज आनी चाहिए, उनको चाइनीज आनी चाहिए, उनको पता नहीं कौन कौन से बैंड्स आने चाहिए, मगर उनको कुरान पाक का तर्जमा नहीं आना चाहिए। किसी माँ बाप की प्रायोरिटी नहीं है कि हमारा बच्चा जो है उसको मजहब की समझ होनी चाहिए, इसको कुरान पाक तर्जमे से समझ आना चाहिए, ताकि ये किसी मौलवी का, किसी और अगर किसी और आम बंदे का मोहताज उस तरह से ना हो। ये सवाल लेके जाए मौलाना साहब के पास, उनसे सवाल पूछे किसकी बात। सवाल तो तभी पूछेंगे जब पता होगा ना, सवाल अंधेरे में जब नॉलेज खुद होगा। सवाल तो सूरत में होगा ना जब खुद नॉलेज होगा, खुद सीखा होगा, तो आगे से ट्रांसफॉर्म करेंगे। अच्छा, मुझे तारा ये बताइए कि अगर एक बच्चा या एक फैमिली या कोई हरास हो रहे हैं और बच्ची खास तौर पे या बच्चा भी है या बच्ची भी, वो शर्मा रहे हैं, झिझक रहे हैं, तो पेरेंट्स की क्या उस मौके के ऊपर जिम्मेदारी होनी चाहिए? उनको कैसे फील होना चाहिए? अपने बच्चों को कितना ऑब्जर्व करना चाहिए? हाथों में बच्चों के हर वक्त मोबाइल, टिकटॉक्स और वीडियोस। आई हैव सीन, मैं आपको बताऊं, मैंने देखा है छोटे छोटे बच्चे, 6ठी जमात के 7वीं जमात के बच्चों ने वीडियोस का एक ग्रुप्स बनाए हुए हैं जिसमें वो टिकटॉक्स की वीडियोस शेयर करती है, और ऐसी वीडियोस कि जो बच्चों का देखने की अभी उम्र नहीं है, और ऐसी वो वीडियोस शेयर करते हैं। तो ये इधर पेरेंट्स सोए हुए हैं, इधर पेरेंट्स किधर हैं, कहाँ पर है? बिल्कुल। ये फिर पता क्या होता है, जब ये होता है ना कि आपका जो है वो जिस तरह आजकल हम देख रहे हैं कि उसकी वजह से ये जो आजकल एक गेम पबजी की वजह से खुदकुशियां होना शुरू होंगी ना, माँ बाप को कंसर्न शुरू हो गए, ये क्या होगा। ठीक, जब पानी सर से गुजर जाता है ना, तो फिर माँ बाप को याद आता है ओहो बच्चा बिगड़ गया है। उससे पहले नहीं, उससे पहले तो अपनी जान छुड़ाने के चक्करों में होते हैं ना, मोबाइल दे दो, घंटा मोबाइल पे लगा रहेगा, आपको सुकून रहेगा, उसने आपको क्या पूछना है। सो एक्चुअली तो इस तरह के माँ बाप जो है, अक्सर आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ खास लोग ऐसे होते हैं जिनकी तरफ जो है बच्चे नहीं जाना चाहते, उन लोगों से नहीं, उन अंकल और आंटी से लोग नहीं मिलना चाहते, मगर हमारे जो है माँ बाप इस चीज को नहीं समझते कि मेरा बच्चा मना क्यों कर रहा है उस अंकल के और आंटी के पास जाने के लिए, या फिर वो क्यों ये चाह रहा है कि मैं उसको अवॉइड क्यों कर रहा है इस तरह की। और सोशल, अगर आपका बच्चा बड़ा सोशल था, बड़ा ही वो लोगों से इंटरेक्ट करता था, लेकिन एकदम से वो विड्रॉन हो गया है, ये बड़ा क्लियर कट सिम्टम है कि उसके साथ अब्यूज हुआ है एक्चुअली, कि अब वो लोगों से उस तरह से नहीं मिलता, वो शाय हो गया, वो आइसोलेशन में चला गया है। तो आपको उसको सुनने की जरूरत है। इस स्टेज के ऊपर मैं ये समझती हूँ कि पेरेंट्स को खास तौर पे, अगर तो बेटा है तो बाप की जिम्मेदारी बनती है, और अगर बेटी है तो माँ की जिम्मेदारी खास तौर पे बनती है कि वो अपने बच्चे के साथ उसको एक्सप्लोर करने के लिए एक तो उसके साथ सबसे पहले दोस्ती करें। मगर फरहान, फिर भी बात ये है कि एक इंसिडेंट के ऊपर आपको दोस्ती कैसे हो सकती है अगर आपकी पहले दोस्ती नहीं है। जब आपने बच्चे के साथ अपना ट्रस्ट पहले से डेवलप नहीं किया,
तो इतना बड़ा इंसिडेंट होने के ऊपर आपकी दोस्ती बच्चे के साथ कैसे होगी? ठीक है, सो ये एक दिन में नहीं हो सकता। यू हैव टू मेक इट सिंस द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, और इवन उससे भी पहले माँ बाप का ताल्लुक अपने बच्चे के साथ बनने की जरूरत होती है, ताकि बच्चा अपने माँ बाप को कंप्लीटली ट्रस्ट कर सके। एक चीज ये, और दूसरी चीज ये है कि जब बच्चे गलतियां करते हैं, खासतौर पर इस तरह की बड़ी गलतियां, आप ये देखो, जब बच्चा आता है ना आपके पास, तो आप उसको, या बच्चा जब 1.5 साल का बच्चा होता है ना, कुदरती तौर पर ये नेचुरल एक अमल है जिसमें से हम बच्चे को गुजरने नहीं देते। जब बच्चा 1.5 साल का होता है ना, तो अपने जेनिटेलियाज को टच करता है, अपने प्राइवेट पार्ट्स को टच करता है। अब उस वक्त माँ बाप क्या करते हैं? माँ बाप की यहाँ पे मैं समझूंगी, ये जो वो बात है ना, मैं बार बार कहती हूँ कि माँ बाप को अपनी ट्रेनिंग की जरूरत है। वो किसी और पे उंगली उठाने से पहले अपनी तरफ उंगलियां कर लें कि उन्होंने कुछ नहीं सीखा था, उन्होंने बस खाना पूरी की है कि वो माँ बाप है एक्चुअली। सो एक्चुअली आप ये देखो कि 1.5 साल की उम्र में उस बच्चे को जब अपने जेनिटेलियाज को टच करके अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा है, अपनी एक सेक्सुअल स्टेज को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, माँ बाप क्या करते हैं? ओए ये गंदा है, छोड़ो इसको, शर्म मत, गंदा है, ना करो, इसको हाथ नहीं लगाते। अब आप क्या कर रहे हैं? आप बच्चे की एक नेचुरल स्टेज को हैम्पर कर रहे हैं, यहाँ पे खराब कर रहे हैं। बच्चे के दिल में एक शक डाल रहे हैं कि ये कोई गंदी चीज है, ये कोई खराब चीज है। इसी तरह से आप उसकी क्यूरोसिटी बढ़ा रहे हैं, जबकि बच्चे का काम क्या है? बच्चे को स्टेज से बड़े आराम से इस तरह से गुजर जाना कि आप उसको इग्नोर कर दें। वो टच कर रहा है, आप इग्नोर कर दें। वो 2-3 दफा अपने आप एक्सप्लोर करने के बाद ऑटोमेटिकली उसको स्टॉप कर देगा और उससे अपनी स्टेज क्रॉस कर जाएंगे। अब वो बच्चे जिनकी ये स्टेज बहुत कॉम्प्लिकेट होती है कि माँ बाप ने बड़ी सख्ती से उनको मारा भी होता है, इस बात के ऊपर डांटा भी बहुत ज्यादा होता है, वो बच्चे जब लेटर ऑन अपनी स्टेज पे जाते हैं तो बहुत सारे टाइम पे उनकी सेक्सुअल कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, वो सेक्सुअली अब्यूज होते हैं, वो सेक्सुअली हेरेस होते हैं, वो सेक्सुअली अब्यूज भी करते हैं। सो ये वो गिरे हैं जो हमें समझने की जरूरत है कि बच्चे की अर्ली एज कितनी इम्पोर्टेंट है उसकी परवरिश के लिए, उसके आने वाले कल के लिए, उसकी तरबियत के लिए एक्चुअली। सो फिर भी मैं ये कहूंगी कि माँ बाप, आप देखो, मैं तो खैर माजरत के साथ ये बात कहूंगी क्योंकि मैं बहुत ब्लंट और स्ट्रेट बात कर देती हूँ। माँ बाप बच्चे को दुनिया में ले आते हैं, दुनिया में लेके आते हैं बगैर सोचे समझे, बगैर प्लानिंग के। और बात क्या लेके क्यों आते हैं? इसलिए नहीं लेके आते कि वो खुद चाहते हैं कि अब वो इस काबिल हो गए हैं कि वो अपने बच्चे के साथ अपना लव, केयर, अपनी अटेंशन, टाइम और अपना सब कुछ शेयर कर सकें। इसलिए नहीं बच्चा पैदा किया जाता। बच्चा पैदा किया जाता है, मुझे लोग ये ना कहेंगे मैं नामर्द हूँ, लोग मुझे ये ना कहेंगे मैं बांझ हूँ, लोगों को दिखाने के लिए आप बच्चा पैदा करते हैं, अपने सास ससुर को सेटिस्फाई करने के लिए आप बच्चा पैदा करते हैं। जब आपके बच्चे पैदा करने के मुहरकात ही कुछ और हैं, वजूहात ही कुछ और है, तो आप उस बच्चे को किस तरह से जस्टिफाई करेंगे कि उसके लिए लव, केयर और आपके पास एक प्लान हो कि आपने अपने बच्चे को कैसे ट्रेन करना है, आपकी प्रायोरिटी वो बच्चा कैसे बने। सो इसलिए मैं तो ये बार बार कहती हूँ कि वो बच्चा जो इस दुनिया में आता है ना, सिर्फ उसको दुनिया में लेके आना आपका काम नहीं है, वो बच्चा आपकी जिम्मेदारी है जब तक वो आकिल और बालिग नहीं हो जाता। आपने हर तरह की तरबियत आपने करनी, और इवन उसके बाद भी जब वो इमोशनली बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस में होगा, जब वो डिप्रेशन में होगा, तो माँ बाप ने उसका हाथ पकड़ना है। माँ बाप से ज्यादा कोई भी वेल विशर नहीं हो सकता और ना ही कोई सपोर्ट आपको कर सकता है। बट ये तब होगा समझ होगी। अल्टीमेटली दुख, रंज और इश्यूज के अंदर बच्चे ने जाना माँ बाप के बात है, और इन सारी चीजों से बचने के लिए आई थिंक माँ बाप को भी कंसल्टेंसी की बहुत ज़रूरत है, जो कि हमारी सोसाइटी में इसका रवाज नहीं है। हम लोग आप कह लें अच्छे मुअल्लिम, अच्छे कंसल्टेंट, अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास जाना अपनी शर्म महसूस करते हैं। और इज इट राइट? फरहान, शर्म नहीं महसूस करते, हम ये समझते हैं कि मैंने माँ बनना पहले से सीख लिया हुआ, जैसे मेरी माँ ने मुझे ट्रेन किया, मैंने भी अपने बच्चे को वैसे ट्रेन करना है। बेसिकली मुझे क्या जरूरत पड़ी है? हम इस चीज की अहमियत को नहीं समझते। ये टाइम और है, ये दौर और है, इस दौर के तकाजे और हैं, इस दौर की डिमांड्स और हैं। हमें इसके हिसाब से अपने बच्चे को शार्पन करना है, इसके हिसाब से अपने बच्चे को ट्रेन करना है। अब ये वो दौर नहीं रहा कि आप बच्चे को ये बात कहेंगे कि बेटा जो है ना,
जितना भी अब्यूज तुम्हारे साथ हो रहा है ना, तुम बस बर्दाश्त करते जाओ। ये वो टाइम नहीं है। अगर आप इस तरह अपने बच्चे को ट्रेन कर रहे हैं तो आप उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं। और अगर आपका बच्चा आपको ट्रस्ट करके आपसे बात नहीं कर सकता ना, आपसे चीजें शेयर नहीं कर सकता, तो इसका मतलब ये है कि आपने उस बच्चे को दुनिया में अकेला छोड़ दिया। जब बच्चा अपने माँ बाप के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता तो वो दुनिया में किसी और के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता। ये भी एक माँ बाप जो राइट, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है कि उनके बच्चा उनके साथ शेयर करे अपनी हर बात, अपने इश्यूज। जैसा आपने बताया कि लड़का है तो अपने बाप के साथ, लड़की है तो अपनी माँ के साथ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी सोसाइटी का ये अलमिया है। डॉक्टर ताहिरा, यकीनी तौर पे हमारी जो डिस्कशन हमेशा आपके साथ जब भी होती है, बड़ी चीज़ें सुनने को और नॉलेज नया मिलता है हमारे सुनने वाले को भी, देखने वालों को भी। और इसी उम्मीद के साथ कि आपके साथ इस तरह के मजीद सेशंस भी होंगे ताकि हमारे जो देखने वाले हैं उन तक मैक्सिमम मैसेज जा सके, पॉजिटिविटी जा सके। और जो एजुकेशन है खासतौर पे इन इश्यूज के ऊपर, जिसके ऊपर हम बात करना समझते हैं कि जी बुराई है, जैसे आपने कहा है गलत है, हम बच्चों को ट्रीट नहीं कर सकते, तो ये फैक्ट है लाइफ का। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अपने नाज़रीन से भी इजाज़त चाहूँगा, बस यही कहूँगा, अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए। और माँ बाप जो है उनका इंटरेक्शन बच्चों के साथ दोस्ताना होना चाहिए, मुखलिसाना होना चाहिए। और ख़ास तौर पे आपको अपने बच्चों की फीलिंग्स, उसके मूड, उसकी तमाम चीज़ों का पता होना चाहिए कि कब क्या हो रहा है, कब तब्दीली आ रही है और किन लोगों को वो अवॉइड कर रहा है, क्यों अवॉइड कर रहा है। अगर वो नहीं मिलना चाह रहा तो ज़बरदस्ती मत करें। प्लीज़ उनके साथ दोस्ती कीजिए, उन्हें मोहब्बत दीजिए, उनसे मोहब्बत लीजिए ताकि आने वाले वक्त उनके लिए बेहतर हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान फरहान खान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।